तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा, आप उसको एक बार जो है पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमको फिगर दिया है और हमको बोला है कि टेंशन हमको निकालना है स्ट्रिंग के अंदर और पुली हमको मासलेस दिया है, ठीक है। तो एक रफ फिगर बनाते हैं, इस तरह से कुछ फिगर दिया है। यहाँ पर एक जो है 4 kg का ब्लॉक है और यहाँ पर जो है एक 1 kg का ब्लॉक है, ठीक है। और ये पुली इससे कनेक्टेड है इस तरह से ब्लॉक, ठीक है। हमको बोला है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन होगा हमको निकालना है। सिंपल, हमको ये एंगल दिया 60 डिग्री और हमको ये एंगल दिया 30 डिग्री। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, हम सिंपल एफबीटी बनाते हैं हम लोग कि ये 4 kg के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। एक तो 4 kg के ऊपर लग रहा होगा टेंशन, और तुमको पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो उसका m इंटू जी होता है ना, मास से 4 kg और ग्रेविटी को 10 मान के चले तो 40 लगेगा नीचे की तरफ। 40 के अगर दो कंपोनेंट ब्रेक करें यहाँ पे, तुमको पता है ये 60 होगा तो ये भी अपना एंगल 60 बनता है। ये हो जाएगा 40 cos 60, जो कि हमको लिखने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज जो हमको ये वाला कंपोनेंट काम आने वाला, ये आएगा 40 sin 60। इस तरफ 1 kg के दो कंपोनेंट ब्रेक करें, एक तो ऊपर लगेगा टेंशन। देखो क्योंकि ये स्ट्रिंग सेम है, देखो पूरा जगह स्ट्रिंग सेम है, तो जब तक स्ट्रिंग सेम रहता है तब तक टेंशन सेम रहता है, ठीक है। स्ट्रिंग बदलता है तो टेंशन बदलता है, क्लियर है। चलो यहाँ 1 kg ब्लॉक है, 1 kg ऊपर यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, देखो नीचे की तरफ लगेगा m इंटू जी, मास इसका 1 kg और जी 1 10, तो यहाँ पे नीचे लगेगा 10। एक तो आएगा 10 cos 30, एक आएगा 10 sin 30, है कि नहीं। तो बस हमको दोनों जगह जो है बैलेंस करना है फोर्स को। ऑब्वियसली बात है कि भाई ये 4 kg का ब्लॉक है, एक तरफ एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि कोई भी तरफ मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो ये वाला बॉडी ऊपर जाएगा, ठीक है, बिकॉज स्ट्रिंग कनेक्टेड है। तो अगर ये नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पर भी नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर भी नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करके हमको निकालना क्या है, टेंशन हम निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर अगर लिखूं मैं नेट फोर्स, तो मैं इस डायरेक्शन में बैलेंस कर रहा हूँ नेट फोर्स को, तो क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है डेफिनेटली ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो 40 sin 60 नेट फोर्स, बिकॉज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टली माइनस हो सकते हैं, माइनस टी नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 4 एक्सेलरेशन ए, तो 4 यहाँ पे लिखा। यहाँ पर भी देखो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 10 sin 30 माइनस टी, ये नेट फोर्स इक्वल टू यहाँ पे मास कितना है 1, तो 1 इंटू ए, यहाँ पे एक्सेलरेशन ये हो गया। बस दोनों फिगर से हमको जो है कैसे भी करके क्या निकालना है हमको, टेंशन की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या आ रही है, ये ए की वैल्यू तो है, ए की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, तो 40 sin 60, क्योंकि हमको ए नहीं चाहिए ना, हमको टी चाहिए ना, तो 4, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 sin 30 माइनस टी, बस खत्म। यहाँ से टी निकाल लो, 40 sin 60 हो जाएगा √3/2 माइनस टी इक्वल टू ये हो जाएगा 40 sin 60 sin 30 हो जाएगा 1/2 माइनस 4 हो जाएगा 4t, यही हो रहा है ना। 4 अंदर एंटर करेंगे, 40 sin 30 1/2 माइनस 4t, ठीक है। चलो ये माइनस 40 इस तरफ आएगा, प्लस 40 हो जाएगा तो 3t हो जाएगा। देखो माइनस टी प्लस 40 3t, ये हो जाएगा 20 और ये जाएगा 20√3, तो आ जाएगा 20 माइनस 20√3। कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं ना हम लोग, माइनस टी यहाँ पे है। ओके यहाँ पर क्या है कि देखो क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो नेट फोर्स टी माइनस आएगा, सॉरी टी माइनस 10 sin 30 आएगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना, तो यार टेंशन ज्यादा होगा ना, टेंशन माइनस होगी गड़बड़ लिखने में। यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस 10 sin 30। ओके तो 40 में प्लस आएगा, इसके आगे माइनस आएगा, ठीक है। चलो तो बेसिकली हुआ क्या, अब 40 इस तरफ आगे, चलो अब इसको वापस सॉल्व कर देते हैं। माइनस टी इस तरफ जाएगा तो 5t हो जाएगा और 20 इस तरफ आगे तो प्लस हो जाएगा 20√3 प्लस 20, इसको 5 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 4√3 प्लस 4, और अगर 4 कॉमन निकाल लो तो आ जाएगा √3 प्लस 1 न्यूटन। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, 4 इंटू √3 प्लस 1। देखो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बहुत ध्यान से देखो, ब्रैकेट का ही खेल है, 4 बाहर आएगा, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर आएगा, अंदर आएगा √3 प्लस 1। ओके होप्स आपको समझ पड़ा होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन गलत है अपना, ओके सेकंड ऑप्शन सही है। ओके चलो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, बेसिकली क्या है कि न्यूटन्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ के बेस पे क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चन फ्रिक्शन के बेस पे भी होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि एन एलिवेटर कैन गो अप और डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट्स वेट इज बैलेंस्ड विद द टेंशन ऑफ द केबल। बोल रहे हैं कि एलिवेटर है, तो ऑब्वियसली बात अगर एलिवेटर का जो वेट है, मतलब मान लो एलिवेटर का जो वेट है नीचे एमजी की तरफ लग रहा होगा और ऊपर की तरफ जो केबल का जो टेंशन है, दोनों बैलेंस होगा तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा ना यार, क्योंकि सोचो अगर नेट फोर्स 0 है मतलब क्या भाई, अगर टेंशन और एमजी बैलेंस है मतलब क्या, नेट फोर्स 0, तो तुमको पता है फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 0। तो बॉडी अगर एक्सेलरेशन कर ही नहीं रहा है मतलब क्या, बॉडी इज हैविंग नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा मतलब क्या कि बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। बस सोचो ना, गाड़ी एक्सेलरेट कर ही नहीं, सेम स्पीड से मूव कर रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है वो, हम एक्सेलरेटर नहीं घुमा रहे, सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। अच्छा तो एक्सेलरेशन 0 होता है मतलब उसका मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड, या बोलो कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हो।
हाँ, तो पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, पहला स्टेटमेंट जो है सही है कि भाई अगर नेट फोर्स बैलेंस होगा तो फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0 तो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड्स। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट इज मोर देन व्हेन एलिवेटर गोज डाउन। बोल रहे हैं जब एलिवेटर डाउन की तरफ जा रहा हो, देखो मान लो एलिवेटर मूव कर रहा है नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से, तो और इंक्रीजिंग स्पीड बोला है ना, इंक्रीजिंग स्पीड मतलब क्या कि एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो होगा ही, तभी स्पीड इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। चलो, तो एक्सेलरेशन तो है ही। अब बोल रहे हैं कि जो नेट फोर्स आएगा ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू अर्लियर, मतलब कोई एक्सेलरेशन ना होता उसके कंपैरिजन में नेट फोर्स ज्यादा आएगा। जैसे मान लो कोई बॉडी का मास m है, तो नॉर्मली क्या आता है, उसका वेट कितना आता है, mg के बराबर है। अब देखते हैं mg से ज्यादा आता है कि mg से कम आता है, वो चेक करते हैं। ठीक, चलो, अब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है, उसका वेट लग रहा होगा mg की तरफ, ठीक है। हम क्या करेंगे, वही नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही काम करना है हमको, ठीक है। यहाँ पे नेट फोर्स क्या लग रहा है बोलो, एक तो बॉडी का फोर्स नीचे mg लग रहा है, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं हमको, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे निकाल लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि बॉडी नीचे मूव कर रहा है तो mg ज्यादा होगा, तो mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू आ जाएगा mg माइनस ma। भाई तुमको पता है कि जो वेइंग मशीन बैलेंस करता है नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन mg माइनस ma आ रहा है, मतलब mg में से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब क्या है कि अब नेट फोर्स कम होगा यार। यहाँ पे बोला ज्यादा होगा, तो सेकंड ऑप्शन अपना गलत है। जब नीचे जाता है एलिवेटर तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे लिखा है ज्यादा होगा, नहीं, अपना आंसर कम आ रहा है। देखो mg में से कुछ माइनस हो रहा है ना, नॉर्मली क्या होता है mg, अब यहाँ पे mg में से कुछ माइनस हो रहा होता है। सोचो अगर एक्सेलरेशन ना होता ना तो नॉर्मल और mg बैलेंस होते, नॉर्मल और नीचे तरफ लग रहा है mg, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू आ जाता है mg, तब दोनों बैलेंस हो जाते। पर यहाँ पे क्योंकि ये नीचे मूव कर रहा है तो नेट फोर्स क्या होगा, mg माइनस n, भाई बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है ना, नेट फोर्स mg माइनस n इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो n इक्वल टू आ जाएगा mg माइनस ma, जो कि है नॉर्मली से कम होगा, ठीक है, mg में से कुछ माइनस हो रहा है, ओके। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा अपना, मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, मतलब सेकंड ऑप्शन अपना वापस से करेक्ट हो जाएगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट वाला ट्रू है और सेकंड वाला फॉल्स है। होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कंसीडर अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट इस तरह से क्वेश्चन दिया है, एक ब्लॉक रोके रखा है इंक्लाइंड प्लेन पर जो कि है 45 डिग्री पे रखा गया है। इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू, ठीक है, और हाँ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर, हमको यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा, मतलब ये रफ सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस तो है नहीं, मतलब फ्रिक्शन तो यहाँ पे लग ही रहा होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, if the force required to just push it up the incline is 2 times the force required to prevent it from sliding down, मतलब मान लो ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगा रहे हैं, उसको F1 बोल देता हूं, ठीक है। बोल रहे हैं F1 को हमने फोर्स F1 बोला, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो सोचो ये मान लो कोई मास m है, इसका यहाँ पे नीचे लगेगा mg और इस तरफ लगेगा mg sin थीटा, mg sin 45, क्योंकि पता है ये एंगल थीटा होता है, तो ये होता है mg cos थीटा, ये 45, ये 45, ये भी 45 बनता है, ये हो जाएगा mg cos 45, और यहां ऊपर की तरफ लगता है ऐसे नॉर्मल, ओके। तो क्योंकि देखो यहाँ पे F1 इक्वल, देखो F1 आ गया ये इसके बराबर, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इस 2 times द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट डाउन फ्रॉम द स्लाइडिंग डाउन, तो यहाँ पे एक फोर्स मैंने F1 बोला है, ठीक है, और दूसरा एक फोर्स लग रहा है F2, जो कि क्या है कि ये नीचे गिरना चाह रहा है, इसको रोकने के लिए एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मतलब पहला फोर्स क्या है, इसको ऊपर फेंकना है। देखो जब हम फोर्स ऊपर लगाते हैं तो बॉडी क्या है कि ऊपर मूव कर रहा है ना, मतलब फ्रिक्शन लगेगा नीचे की तरफ, समझ रहे हो, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा इस तरह से नीचे की तरफ, नहीं समझ में आया, पर फ्रिक्शन है ना हमेशा मोशन को अपोज करता है, अगर बॉडी ऊपर की तरफ मूव करे फ्रिक्शन लगेगा नीचे, अगर बॉडी नीचे मूव करना चाहती है फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। पहले केस में क्या है कि बॉडी को पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ, मतलब बॉडी मूव कर रहा होगा ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे की तरफ, क्लियर। सेकंड केस में क्या है कि 2 times the force required to just prevent it down from sliding, मतलब स्लाइड करना चाह रहा है लेकिन हम उसको रोक रहे हैं स्लाइड करने से, मतलब बॉडी जाना कहां चाह रहा है, नीचे, टेंडेंसी क्या है उसकी गिरने की, नीचे गिरने की टेंडेंसी है उसकी, वो स्लाइड करना चाहता है नीचे, लेकिन हम उसको रोक रहे हैं, मतलब अगर क्योंकि वो नीचे गिरना चाहता है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ F, और यहां पर एक फोर्स भी लगा रहा हूं मैं F2, और नीचे से किससे गिर रहा होगा, mg sin 45, है ना, नीचे mg sin 45 गिर रहा होगा, बाकी सब तो केस सेम ही आएगा, वही नॉर्मल रिएक्शन वगैरह। क्वेश्चन ध्यान समझना, जब इसको ऊपर पुश कर रहे हैं यार तो बॉडी मूव कर रहा है ऊपर, तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे की तरफ, लेकिन हम इसको रोक रहे हैं नीचे गिरने से। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, हम इसको रोक रहे हैं नीचे गिरने से, मतलब फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, ओके। और इस फोर्स मैंने बोला F1,
तो F1 इज 2 टाइम्स ऑफ F2 ऐसा हमको दिया है। चलो ये इसको बाद में यूज करेंगे हम लोग, इज 2 टाइम्स द फोर्स रिक्वायर्ड। चलो ठीक है, तो यहां से इक्वेशन बनाते हैं पहले हम लोग। यहां से अगर इक्वेशन बनाए तो क्या हो जाएगा, क्योंकि बॉडी बैलेंस होगा तो यहाँ पे F1 की वैल्यू आ जाएगी, F1 की वैल्यू आ जाएगी F प्लस mg sin 45, और यहां से F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ऊपर फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, तो F2 प्लस F इक्वल टू mg sin 45 है ना। और यहां से F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F2 की वैल्यू आ जाएगी mg sin 45 माइनस F, ये F2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि F1 इज 2 टाइम्स ऑफ F2, दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, देखो कुछ बनता है क्या, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो F1 बाय F2 करता हूं, F1 अपॉन F2, F1 इज 2 टाइम्स ऑफ F2, तो F1 की जगह पे मैं 2 टाइम्स ऑफ F2 पुट कर देता हूं, इक्वल टू आ रहा है F प्लस mg sin 45, चाहे डिवाइड कर लो चाहे आप काम कर दो, F2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो F2 की वैल्यू क्या है, mg sin 45 माइनस F इक्वल टू यहाँ पे क्या है, F प्लस mg sin 45। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हम निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से क्या जाएगा, 2mg sin 45 माइनस 2F, और 2mg है ना उस तरफ जाके, ये mg इस तरफ आके तो mg sin 45, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2mg sin 45 माइनस mg sin 45 एक mg, तो यहाँ बचेगा माइनस 2F है और यहाँ पे F है, तो टोटल हो जाएगा 3F। तो बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स क्या आ रहा है, देखो रफ करके कहीं यूज करता हूं मैं, इसको रफ कर दूं अब मैं। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है mg sin 45, mg sin 45 आ रहा है ना, हाँ mg sin 45 बाई 3 आ रहा है। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इंटू एन होता है, तो म्यू इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन क्या है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन mg cos 45 है ना यार, यहाँ नॉर्मल और ये mg cos 45 यहाँ पे आता है, तो नॉर्मल रिएक्शन है mg cos 45, हमको यहाँ से म्यू निकालना है ना, इक्वल टू जाएगा mg sin 45 डिवाइड बाई 3, तो mg से mg उड़ गया, cos 45 sin 45 वैल्यू सेम ही होती है ना, 1/√2, तो म्यू इक्वल टू आ रहा है 1/3, तो अपना आंसर आ जाएगा 0.33। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था हमको, बस 2 बार हमको फोर्स निकालना था और 2 बार हमको फोर्स को बैलेंस करना था, मतलब दो केस में हमको फोर्स को बैलेंस करके अपना इक्वेशन बनाना था, सिंपल ऐसे क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़े हम लोग। देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन है करते हैं, लेकिन जो इससे थोड़ा सिंपल है, इससे भी सिंपल क्वेश्चन है, देखो उसको ट्राई करते हैं हम लोग। चलो ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ऊपर आ चुका होगा, पॉज करके ट्राई कर लो, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। तो ऐसे वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं कि एक ब्लॉक है जो कि मास m का है, ठीक, ये दिया है हमको कितना एंगल 30 डिग्री दिया है। एक ब्लॉक है जो कि है मास m का एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक मास m जो कि नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे उसका जो एक्सेलरेशन हमको दिया है ना, वो हमको दिया है g/4 के बराबर, ऐसा बोला है। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन बोला हमको, इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, अच्छा जा रहा है नीचे की तरफ ही, यहाँ पे mg sin 30 आएगा, अब तो क्लियर हो गया होगा, तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ यार, है कि नहीं, क्योंकि नीचे तरफ स्लाइड कर रहा है ना, और फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। तो वापस से नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि नीचे जा रहा है ना, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, सब दोनों को बैलेंस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों बैलेंस थोड़ी है यार, बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये ज्यादा है ऐसा। तो mg sin 45 mg sin 30 माइनस f इक्वल टू आ रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब m इनटू g/4। ओके, बस तो यहां से हमको निकालना है फ्रिक्शन, तो वापस से फ्रिक्शन की जगह पे हमको म्यू निकालना है ना, म्यू, तो फ्रिक्शन f की जगह पे क्या पुट, चलो यहाँ पे कोई बात नहीं, f निकाल लेता हूँ ना, तो mg sin 30 mg/2 हो जाएगा, ये mg/2 हो गया, माइनस mg/4 इक्वल टू आ रहा है f, तो ये आ जाएगा mg/4 हो जाएगा, और f की वैल्यू क्या होगी, f क्या हो जाएगा, म्यू mg cos 30, f हो जाएगा म्यू mg cos 30, चलो पुट कर देते हैं, तो म्यू mg cos 30 हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं ना हम लोग, 2 2 2 - 1/4, हाँ, तो mg से mg भी कैंसिल, तो म्यू आ रहा है 1/2√3, तो म्यू इक्वल टू आ रहा है 1/2√3, मतलब अपना जो है सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। होप सो आपको क्वेश्चन समझ पड़ रहा होगा, सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि ब्लॉक नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट्स द मोशन, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक नीचे जा रहा था तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। चलो ओके, होप सो आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। चलो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। देखो और क्या वैरायटी क्वेश्चन आ सकता है। A force act for 20 सेकंड on a body of mass 20 kg starting from rest। एक बॉडी है जो कि 20 kg का है, 20 kg का है बॉडी, जो कि रेस्ट पर, मतलब इनिशियली जो है इनिशियल वेलोसिटी 0, ये फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसकी,
v इनिशियल 0 है, फ्रिक्शन से कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए। ओके, अ फोर्स एक्ट फॉर 20 सेकंड, जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 20 सेकंड के लिए, आफ्टर विच द फोर्स सीजेस टू एक्ट एंड बॉडी डिस्क्राइब्स 50 मीटर इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। मतलब 20 सेकंड तक फोर्स लगा, ठीक है, मान लो 20 सेकंड यहाँ पूरा हुआ, अब यहाँ पे फोर्स लगना बंद हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा, जो भी फोर्स लग रहा होगा। और उसके समय बॉडी कितना कवर करता है, वो 50 मीटर कवर करता है 10 सेकंड्स के अंदर, नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर। और फोर्स कितने सेकंड के लिए लग रहा है, 20 सेकंड के लिए फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलो, हमको पूछा है कि कितना फोर्स लग रहा है ऐसा। अच्छा, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे बॉडी डिस्क्राइब्स 50 मीटर इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। चलो, तो फोर्स निकाल लेते हैं ना, कितना लग रहा है। देखो यहाँ पे मास ये है, हमको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स मास कितना मास कितना है 20 और एक्सेलरेशन कितना है a। अब एक्सेलरेशन तो हमको पता नहीं है, तो क्या होगा, देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा f/20, यही होगा ना। हाँ, अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, v इक्वल टू u प्लस at। तो मुझे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी, कितनी वेलोसिटी है उसके पास ऐसा। v कितना है फाइनल वेलोसिटी, u कितना है 0 क्योंकि स्टार्टर कर रहा है रेस्ट से, एक्सेलरेशन कितना है f/20 और टाइम कितना लग रहा है 20 सेकंड्स, तो 20 से 20 कैंसिल, तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू f के बराबर आ रहा है, जो आ रहा है वो, तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू f के बराबर आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितने बराबर हो गई, f के बराबर। ओके, अब क्या बोल रहा है, एंड देन बॉडी डिस्क्राइब्स 50 मीटर इन द नेक्स्ट 10 सेकंड, तो फोर्स कितना लगेगा। तो अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ना, फाइनल अपने पास वेलोसिटी तो है ही और 10 सेकंड, तो फॉर्मूला यूज कर लेते। चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, एक्सेलरेशन है अपने पास। अच्छा, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन है ही नहीं क्योंकि फोर्स 0 हो जाएगा ना यार इस समय। देखो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, फोर्स तो सिर्फ 20 सेकंड के लिए लग रहा था, उसके ऊपर हमने निकाला, तो यहाँ पे ये वाला टर्म नहीं आएगा, एक्सेलरेशन 0। तो स्पीड, हाँ, इक्वल टू u कितना है f के बराबर, टाइम कितना लग रहा है 10, और स्पीड कितना दिया है हमको f के बराबर, नहीं डिस्टेंस, सॉरी क्या बोल रहा है, देखो डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू आ रहा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है नहीं, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा सकते हैं। स्पीड कितने बराबर है, f के बराबर, डिस्टेंस 50 मीटर और टाइम 10 सेकेंड्स, तो अपना आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन, अपना आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन फोर्स। भाई यहाँ पे v इक्वल टू f के बराबर आ रहा है ना यार, बिकॉज टाइमिंग ऐसा सेट हो गया। ये मत समझना सॉरी v तो स्पीड होता है, f तो फोर्स होता है, दोनों का डायमेंशन कैसे मैच होगा, नहीं 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 नहीं, हम टाइम को कैंसिल करके वो सब टर्म लेके आए हैं, ठीक है। तो आपको उस तरह से नहीं सोचना है, जो आपके दिमाग में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है सर कि फोर्स तो न्यूटन होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, दोनों इक्वल कैसे हो गए। अरे एक वैल्यू आई है यार, हमने उसको माना है f के बराबर है, सब फोर्स लग रहा है f के बराबर, तो एक्सेलरेशन को हमने लिखा f/20 करके एक्सेलरेशन पुट किया मैंने, तब मेरा वो ऐसा आंसर है, तो उसको आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फोर्स आ गया 5 न्यूटन के बराबर। चलो ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो लिखा है द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा, क्या लिखा है, द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन, एक रफ इंक्लाइन प्लेन जो कि 45 डिग्री पर है, मान लो बॉडी यहां पर है, मान लो डिस्टेंस कुछ भी है, डिस्टेंस s मान लेते हैं, क्योंकि टाइम निकालना है तो हमको डिस्टेंस वगैरह मानना पड़ेगा ऐसा, इसका मास मान लेते हैं m है। हमको टाइम, दोनों देखो दो केस में हमको टाइम निकालना है, एक केस में कि सरफेस रफ है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा, और एक केस में सरफेस स्मूथ है ऐसा, एक सरफेस मतलब यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0 होगा ऐसा। पहले एक बार इसको पॉज करके ट्राई कर लो, तो ही समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज आप एक बार उसको अप्रोच दे चुके होगे, ठीक है। तो पहले पॉज करके ट्राई करना बहुत जरूरी है, मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, नहीं तो उसको कोई फायदा नहीं होगा देखने का, आपको अभी लगेगा हाँ सॉल्यूशन देखा आ गया, लेकिन वापस से एग्जाम में वो चीज सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहले एक बार पॉज करके ट्राई करो। तो यहाँ पे मास m, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, क्लियर, डिस्टेंस तो सेम वही है। यहाँ मान लो टाइम t1 है, यहाँ मान लो टाइम t2 है। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पहले वाले में जो टाइम लग रहा है इस n टाइम्स द सेकंड टाइम्स, मतलब बेसिकली दिया है t1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ t2, ये बाद में यूज करेंगे, ठीक है, ये बाद में यूज करेंगे। बेसिकली यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे होंगे, अब तो बार बार क्लियर हो गया होगा कि भाई आएगा mg sin 45, और ऊपर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन क्योंकि बॉडी नीचे गिर रहा है, तो है ना, ऊपर की तरफ होगा फ्रिक्शन, और एक्सेलरेशन मान लेते हैं यहाँ पर a क्योंकि बॉडी स्लाइड कर रहा है नीचे तरफ, एक्सेलरेशन a। अच्छा यहाँ पे खाली एक ही फोर्स लगेगा mg sin 45, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, और नीचे तरफ एक्सेलरेशन, इसको a1 बोल देते हैं, इसको a2 बोल देते हैं, दोनों सेम नहीं होगा, हाँ, बिकॉज रफ सरफेस में स्मूथ सरफेस अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखूं अगर, तो क्या आएगा, देखो क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है, तो आ जाएगा mg sin 45 माइनस f इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन a1, और यहाँ पर अगर लिखो तो
तो आ जाएगा mg sin 45, एक ही फोर्स तो है mg sin 45, मास तो सेम ही, इक्वल टू मास इंटू A2। अच्छा ये आ रहा है, और फ्रिक्शन की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं मैं, म्यू इंटू mg, फ्रिक्शन की जगह में म्यू mg cos 45 आएगा। ठीक है, चलो उसको देख लेते हैं हम लोग। लेकिन क्या बोल रहे हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एक काम करते हैं फ्रिक्शन की जगह पे पुट कर रहा हूं मैं, म्यू mg cos 45, है कि नहीं यार। बट ऑब्वियसली यहाँ पे नीचे की तरफ mg cos 45 लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, ये तो कर चुके हैं ना। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, mg cos 45 बराबर, तो म्यू mg cos 45। ओके डन। ओके तो यहाँ से क्या है, m से m तो उड़ जाएगा, तो a1 की वैल्यू क्या आ रही है, a1 की वैल्यू आ रही है g sin 45 माइनस म्यू g cos 45, ये a1 की वैल्यू है। और a2 वैल्यू क्या आ रही है, g sin 45। अब हमको टाइम निकालना है, देखो हम कंपेयर करने के लिए टाइम, देखो इतना ही हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर कर सकते हैं। अब काइनेमेटिक्स यूज करना है हमको, टाइम को इक्वेशन में कैसे लाऊं मैं, मान ली तो दोनों बॉडी इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। हाँ डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस सेम है ना यार, एक क्वेश्चन देख सकते हैं दोनों गिरेगा डिस्टेंस तो सेम दिया, दोनों का डिस्टेंस सेम, तो s इक्वल टू ut, इनिशियल तो 0 है मतलब हाफ at स्क्वायर, हाफ a1 t1 का स्क्वायर, और यहाँ पे s इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ a2 t2 का स्क्वायर। दोनों का डिस्टेंस तो सेम है ना यार, बिकॉज दोनों बॉडी सेम, तभी तो कंपेयर कर पाओगे। यहाँ पे एक ही जगह से दोनों कर रहे हैं, एक रफ में कर रहे हैं, एक स्मूथ में कर रहे हैं, इसको ज्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ बोला है यहाँ पे। दोनों का डिस्टेंस सेम, दोनों इक्वेट कर देते हैं, तो हाफ ऑफ a2 इंटू t2 का स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर देते हैं बिकॉज दोनों सेम ही है। चलो दोनों का डिस्टेंस सेम है इसलिए इक्वेट किया, हाफ से हाफ तो उड़ जाएगा। a1 की वैल्यू है, t1 की वैल्यू, चलो ठीक है। हाँ और t1 इक्वल टू क्या दिया, t1 इक्वल टू n टाइम्स ऑफ t2 दिया, तो वो इक्वेशन यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जगह करते हैं t1 इक्वल टू n टाइम्स ऑफ t2, वो वाला इक्वेशन हम यूज करते हैं। ठीक चलो, हाँ a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है g sin 45 माइनस म्यू g cos 45 इंटू t1 का स्क्वायर, इंटू t1 का स्क्वायर इक्वल टू t1 इक्वल टू n टाइम्स ऑफ t2 दिया ना, यहाँ पे रुको n टाइम्स ऑफ t2 का स्क्वायर लिख देता हूँ। हाँ ओके, और t2 कितना, a2 की वैल्यू कितनी, g sin 45 इंटू यहाँ पे आ जाएगा t2 का स्क्वायर, तो t2 का स्क्वायर उड़ जाएगा, g बाय रूट 2 करेंगे, देखो रूट टू वाला सब टर्म उड़ जाएगा, यहाँ बचेगा g वाला भी उड़ जाएगा ना, यहाँ बचेगा 1 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ n स्क्वायर होगा ना, बिकॉज n टाइम्स ऑफ t, उसका स्क्वायर करोगे भाई, t1 क्या है n टाइम्स ऑफ t, तो t1 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे n टाइम्स ऑफ t का स्क्वायर होगा ना, तो n स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, इक्वल टू आ रहा है g भी उड़ जाएगा ना, तो 1 बचेगा। तुम समझ रहे हो ना यार, देखो जी सब में से उड़ जाएगा, 1 बाय रूट टू वो भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यही तो बचेगा। यहां से मुझे म्यू निकालना है, तो इसको आंसर n स्क्वायर मल्टीप्लाई n स्क्वायर माइनस म्यू टाइम्स ऑफ n स्क्वायर इक्वल टू 1, तो n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू आ रहा है म्यू टाइम्स ऑफ n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है म्यू, तो देयरफॉर म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, देखो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसको करने के और भी मेथड्स होते हैं, शॉर्टकट मेथड्स भी होते हैं नो डाउट, पर क्या है सिंपल प्रोसीजर तुमको बता दिया किस तरह से किया जाता है क्वेश्चन को, कि भाई हमको क्या दोनों की तरफ हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया, और फिर क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया कंपैरिजन करने के लिए यार, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं फ्रेम, उनके पास ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं पूछने के लिए, हम ये ब्लॉक डायग्राम से क्या निकाल सकते हैं, खाली एक्सेलरेशन वगैरह निकाल सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं, तो कुछ भी करके वही निकालना होता है इसके अंदर, अब बाद में जो भी पूछा उसके हिसाब से हमको मैनेज करना होता है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने v इक्वल टू यू प्लस एटी वाला यूज किया था हमने, इस क्वेश्चन में हमको टाइम दे दिया, तो टाइम को हमने कंपेयर कर लिया। बाकी क्वेश्चंस का जो है बेसिकली उनका लॉजिक क्या है, कोई भी पुली वाला प्रॉब्लम आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर है, मतलब क्या है कि फोर्स वगैरह या एक्सेलरेशन निकालना होगा, बाकी उसके ऊपर वो कोई भी चैप्टर मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा आपको। चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द फिगर रिप्रेजेंट्स द मोमेंटम टाइम कर्व। अच्छा मतलब कर्व दिया है मोमेंटम टाइम का, यहाँ मोमेंटम दिया और यहाँ टाइम दिया है। आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ द ग्राफ वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम मिनिमम। फोर्स को निकालना है मोमेंटम टाइम से, तो तुमको पता है यार कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ आता कहाँ है, फोर्स इक्वल टू आता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, मतलब बेसिकली ये ग्राफ का जो स्लोप देगा, देखो मोमेंटम अपॉन टाइम y बाई एक्स, मतलब ये ग्राफ का जो स्लोप देगा ना हमको फोर्स देगा, स्लोप ऑफ द सिंपल यार, ग्राफ का स्लोप जैसे स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का ग्राफ होगा तो ग्राफ का स्लोप हमको देगा स्पीड। जैसे अगर एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जो स्लोप देता है हमको एक्सेलरेशन, वैसे ही फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो मोमेंटम टाइम का जो ग्राफ होगा हमको क्या देगा, बेसिकली वो फोर्स देगा। ठीक है, पूछा है किसमें फोर्स मिनिमम होगा किसमें फोर्स मैक्सिमम होगा, जहां पे स्लोप मैक्सिमम वहां पे फोर्स मैक्सिमम, जहां पे फोर्स मिनिमम वहां पे स्लोप, जहां पे स्लोप मिनिमम वहां पे फोर्स मिनिमम। सिंपल यही लॉजिक से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, चलो फोर्स मैक्सिमम कहां पे होगा, जहां स्लोप ज्यादा होगा। तो ग्राफ देखो, ऐसा कुछ ग्राफ दिया है, सबसे मैक्सिमम स्लोप कहां पे दिख रहा है और मैग्नीट्यूड बात करना है। देखो तो सी वाले पे देखो सबसे ज्यादा स्लोप दिख रहा है, दिख रहे हो है कि नहीं, सी वाले का स्लोप सबसे ज्यादा दिख रहा है और इसका स्लोप सबसे कम दिख रहा है, इसका थोड़ा ज्यादा है। देखो ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम है, और सी वाले का एंगल सबसे ज्यादा है। तो बेसिकली सी रीजन का मैक्सिमम होगा और बी रीजन का मिनिमम होगा, सी का मैक्सिमम बी का मिनिमम, तो सी एंड बी अपना ऑप्शन हो जाएगा, और थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। वापस समझो कि भाई मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमको, फोर्स, इसका स्लोप मैक्सिमम तो इसका फोर्स मैक्सिमम। हाँ इसका स्लोप नेगेटिव है पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो मैग्नीट्यूड तो सबसे ज्यादा होगा इसका, और इसका सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, बी वाले का, तो सी एंड बी अपना आंसर हो जाएगा। कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस, उसको बोलते हैं हम लोग स्लोप। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखो कुछ इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम कर लेते हैं जहां पे फोर्स बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है पता है, एक इस तरह का टेंशन हमको दिया है, एक इस तरह का स्ट्रिंग है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर एक ब्लॉक है √3 kg का है, और एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे F, और तुमको ये एंगल दिया है 30 डिग्री। तुमको पता है ये बॉडी इक्विलिब्रियम होगा तो नेट फोर्स बैलेंस करना है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होते हैं भाई। अगर ये एंगल 30 होगा तो Z रूल से अपना ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे एक तो होगा T cos 30, कंपोनेंट ब्रेक करना आता है T cos 30, और यहाँ पे आ जाएगा T sin 30। और क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम है तो ऊपर नीचे का साइड साइड का फोर्स बैलेंस होगा। पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर, टेंशन पूछा यार, ये तो डायरेक्टली इसी क्वेश्चन से आ जाएगा। T cos 30 नेट, यहाँ नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, √3 इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन mg। T cos 30 होता है √3/2 इंटू √3, और जी की वैल्यू होती है 10, √3 कैंसिल, टी आ जाएगा 20 न्यूटन। सिंपल सादा एकदम क्वेश्चन, खाली बॉडी को बैलेंस करो, अपना सिंपल आंसर। आई होप सो समझ पड़ा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो ओके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके हाँ, अब दिया है स्टोन इज टाइड टू देखो डेटा, अब देखो डेटा से एनालाइज करना होता है क्वेश्चन में, करना क्या है। ठीक है, अ स्टोन टाइड टू 180 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग एट इट एंड एंड मेकिंग 28 रेवोल्यूशंस एवरी मिनट। एक स्ट्रिंग से एक स्टोन टाई कर दिया है, इसका लेंथ है 180 सेंटीमीटर, और ये कितना कर रहा है 28 रेवोल्यूशंस, कितना कर रहा है ये 28 रेवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब 60 सेकंड के अंदर कर रहा है 28 रेवोल्यूशन। पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछा है, कैसे कर सकते हैं बताओ यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है v²/r, और एक फॉर्मूला होता है ω²r, है ना, यहाँ पे या एल बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। मतलब बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी मिल सकता है ना हमको यहाँ से, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन का v तो वेलोसिटी तो दिया नहीं, एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम लोग, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन को ω²r, फॉर्मूले वगैरह पता होना चाहिए, ω²r फॉर्मूला है। पर ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2π/t या 2πf, या तो इसका फॉर्मूला होता है 2π/t। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशंस। बोलो कौन सा यूज करो, कोई भी यूज करो, चलो फ्रीक्वेंसी का टर्म में यूज कर लेते हैं। भाई अगर 28 रेवोल्यूशंस कर रहा है 60 सेकंड में, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड। हाँ, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड। भाई अगर 60 सेकंड के अंदर वो कर रहा है 28 रेवोल्यूशंस, तो एक सेकंड के अंदर कितना करेगा वो 28/60 रेवोल्यूशंस, और यही हो जाएगा अपना फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी वाला डेफिनेशन यूज कर रहे हो। तो अगर तुमको टाइम पीरियड वाला यूज करना है तो क्या यूज करोगे, टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशंस, एक रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा उसको। तो भाई अगर 28 रेवोल्यूशन करने में 60 सेकंड लग रहा है, तो एक रेवोल्यूशन करने में 60/28 आ जाएगा। देखो जस्ट इसका उल्टा ही आ रहा है, देखो 60/28 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी वाला यूज कर लेते हैं, एफ की वैल्यू आ जाएगा 28/60, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 2π, और एफ की वैल्यू आ जाएगी 28/60, ये है। और बोला है पाई की वैल्यू यूज करना है 22/7, तो पाई की वैल्यू यूज करूंगा 22/7 इंटू आ जाएगा क्या था 28/60 था ना यार,
भाई रुको, 28 रेवोल्यूशंस इन 60 सेकंड, तो 1 रेवोल्यूशन नहीं 28/60, हाँ, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, तो 28/60 ये था। चलो ठीक है, ये आ गया मेरा ओमेगा। बस एक्सेलरेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर, इसका स्क्वायर करो तो 4 × 20, देखो सबको 2 बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 22/7 × 28/60, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन और कुछ नहीं, डायरेक्टली सब कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर क्या है 180 सेंटीमीटर, तो 180/100 मीटर हो जाएगा, बिकॉज मीटर में रखना होता है, हमको सॉल्व करना होता है, ठीक। तो बस इसको सॉल्व करना है। तो देखो 7 4 28, 7 4 28, 63 180, 3 20 कैंसिल हो रहा है, 4 5 20 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ 4 1 4 कैंसिल होगा। ऊपर देखो क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है 22 × 22 × 4, 22 × 22 484 आ रहा है, 484 × 4 करेंगे तो आ जाएगा 1936, क्योंकि वो दिया ही ऑप्शन के अंदर, तो 1936 डिवाइड बाय नीचे आ रहा है 125, और इन्होंने क्या बोला, अपना आंसर आ रहा है 1936/x, तो इसको कंपेयर करो 1936/125 को, तो सिंपल अपना आंसर क्या आ जाएगा 125 ना यार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 125, तो तुमको न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर 125 पुट करना था, तो सिंपल इस तरह का क्वेश्चन आया था ये। आई होप सब समझ पड़ा होगा, ठीक है आपको। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक गार्डनर है जो कि इस तरह से फोर्स लगा रहा है, ठीक है, एक रूलर दिया है हमको इस तरह से, और यहाँ पे ऐसा दिया है, यहाँ पे इस तरह से फोर्स लगा रहा है, ठीक। तुमको पता है फोर्स वेक्टर है, तो इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं, ये फोर्स ऐसे लग रहा है भाई, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा, इक्वल एंड अपोजिट एंगल। भाई फोर्स ऐसे लग रहा है ना, वेक्टर में हमेशा हम टेल टू टेल सॉल्व करते हैं, इसलिए फोर्स को मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया। तो नॉर्मल रिएक्शन, इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये लगेगा अपना नॉर्मल रिएक्शन, ओके, ये नॉर्मल रिएक्शन। और क्या लग रहा है, और ये फोर्स लग रहा है 200, ये फोर्स हमको दिया है 200 न्यूटन, और क्योंकि ये रोलर है, इसका मास कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, तो नीचे तरफ देखो। अच्छा सर आप इस पॉइंट पे क्यों बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि रोलर का जो मास होगा एकदम सेंटर ऑफ मास के अलोंग होगा, ठीक है, उसका मास लगेगा सेंटर ऑफ मास के अलोंग, इसलिए मैंने फोर्स यहाँ या यहाँ पे बैलेंस नहीं किया, बीच में बैलेंस किया, क्योंकि mg तो वहां लगेगा ना यार, तो 200 न्यूटन, सॉरी 70 है ना, तो 700 आ जाएगा नीचे की तरफ, है ना mg, ओके। ये 30 है तो 200, एक तो आएगा 200 cos थीटा और 200 sin 30, तो आ जाएगा 200 sin 30, बस दो कंपोनेंट ब्रेक करो, यहाँ पे आएगा 200 cos 30 और यहाँ पे आएगा 200 sin 30, तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए दोनों फोर्स बैलेंस कर दो, तो 700 + 200 sin 30 होता है 1/2, तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 800 न्यूटन। या क्लियर है कि हम सेंटर पे क्यों बैलेंस कर रहे हैं, बिकॉज जो वेट लगता है ना कोई इरेगुलर या बोलो ऐसे रेगुलर बॉडी का, उसके सेंटर पर लगता है, ठीक है, बिकॉज ये कंटिन्यूअस मास है, तो वेट लगेगा उसके सेंटर पर, ठीक, तो हमने सेंटर पर बैलेंस किया, ठीक, तो आ जाएगा 800 न्यूटन अपना आंसर। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। अच्छा अब देखो, और ऐसे ही क्वेश्चन मिक्स कर रहे हैं ना ये लोग, देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे इजी। एक लिफ्ट है जो कि 500 किलो का है, ठीक है, एक लिफ्ट है जिसका मास है 500 केजी, 500 किलो इसका मास है, इस डिसेंडिंग विद द स्पीड ऑफ, मतलब उसकी वेलोसिटी दी है हमको 2 मीटर पर सेकंड, इट्स सपोर्टिंग केबल बिगन टू स्लिप एंड इट्स फॉल्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो स्लिप करने लगा तो उसके बाद एक्सेलरेशन भी आ गया, वो आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोल रहे हैं कि जब लिफ्ट 6 मीटर गिर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, तो लिफ्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 6 मीटर, है ना, 6 मीटर कवर कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², मास तो पता है हमको, वेलोसिटी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल दिया है हमको 2 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं, तो यूज कर लो फॉर्मूला v² - u² = 2as, क्योंकि डिस्टेंस हमको पता है, टाइम नहीं पता, तो इसलिए दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं किया मैंने। v हमको निकालना है, u हमको दिया है 2, 2 का स्क्वायर करो 4, 2 एक्सेलरेशन दिया है 2, डिस्टेंस दिया 6, 6 2 12 2 24, तो 24 + 4 आ रहा है 28, तो v की निकालने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज डायरेक्टली हमको v² की वैल्यू पुट करनी है ना, तो v² की वैल्यू 28, तो हाफ, अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हाफ mv², मास कितना दिया 500, v² मतलब 28, इसे कैंसिल किया ये तो 14 5 70 आ रहा है, 7000 जूल आ रहा है। अब बोला है डैश किलो जूल, अच्छा किलो जूल के अंदर पुट करना है ना, तो आ जाएगा 7, ये 7 × 1000 लिख सकता हूँ ना, 1000 जूल = किलो जूल, ऐसा, तो अपना आंसर आ जाएगा 7 पुट करना है, बिकॉज 7 किलो जूल अपना आंसर आ रहा है।
तो अगर 7000 पुट करके आ गए हो तो गलत हो गया होगा, बिकॉज किलो जूल के अंदर आंसर पूछा है तो आंसर आ जाएगा 7। आई होप आपको समझ पड़ा होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके, देखते हैं और कितने क्वेश्चंस आए हैं। खत्म, इतने ही क्वेश्चंस थे। हाँ ओके, तो चलो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ पड़ा होगा और जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।